अगर मैं आपसे कहूं कि आजादी के बाद भी हमारे देश में एक ऐसा शहर था जहां पर तिरंगा फहराने पर गोली चल जाती थी, तो आप में से बहुत से लोग कश्मीर के किसी शहर के बारे में सोचेंगे। लेकिन दोस्तों, ये शहर भारत के बीचों बीच बसा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि ये एक स्टेट की कैपिटल भी है। बात कर रहा हूं भोपाल की। ये वो शहर है जो कभी एक बड़ी रियासत हुआ करता था। वैसे तो 15 अगस्त 1947 के दिन भोपाल रियासत भारत में शामिल हो गई थी, लेकिन अगले 2 साल तक यहाँ किसी को नहीं लगा कि वो भारत के लोग हैं, क्योंकि नवाब ने ऐसा करने नहीं दिया था। और भोपाल के आखिरी नवाब थे नवाब हमीदुल्ला खान। आज दोस्तों मैं आपको भोपाल रियासत के भारत में मिलने की कहानी सुनाऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि नवाब दुल्ला के इरादे क्या थे जो कि नाकाम हो गए सरदार पटेल की वजह से। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। भोपाल में नवाबी शासन की स्थापना साल 1707 में दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। उसके बाद साल 1926 तक यहाँ पर 4 बेगमों ने सत्ता संभाली और फिर 1926 में यहाँ के नवाब बने हमीदुल्ला खान। वही यहाँ के आखिरी नवाब थे और उनके ही दौर में भोपाल को लेकर वो सारी घटनाएं हुई जो मैंने अभी आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। दोस्तों, हमीदुल्ला के बारे में कहा जाता है कि वो काफी पढ़े लिखे नवाब थे और उनके दोस्त भारत की राजनीति में दखल देने वाले कई बड़े लोग थे। 1929 में जब महात्मा गांधी भोपाल आए थे तो नवाब ने उनके स्वागत में पूरे महल को खादी से ढक दिया था। गांधी नवाब की इस खातिरदारी से इतने खुश हुए थे कि भोपाल के बेनजीर मैदान में उनकी तारीफों के पुल भी बांधे थे। भारत के वायस सराय और गवर्नर जनरल माउंटबेटन और साथ ही साथ मोहम्मद अली जिन्ना उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। नवाब मुस्लिम लीग के एक्टिव मेंबर थे। जिन्ना के साथ उनकी दोस्ती और वफादारी के किस्से पूरे देश भर में सुने और सुनाए जाते थे। जब 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उन्हें मुस्लिम लीग ने अपना एक डेलीगेट बनाया था। इस तरह से नवाब की अपनी पहचान थी। यही नहीं, वो 1942 से लेकर 1945 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर भी थे। ये चैम्बर दोस्तों रियासती राजाओं का ग्रुप हुआ करता था। जब देश की आजादी का वक्त आया तब नवाब ने चांसलर के पद से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन रियासतों की आजादी के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। एक तरफ जहां माउंटबेटन ने रियासतों से कहा कि वो चाहे तो भारत से मिले या पाकिस्तान से, या फिर वो चाहे तो आजाद भी रह सकते थे, वहीं दूसरी तरफ नवाब भोपाल ने रियासतों को भड़काया कि आजाद रहने में ही भलाई है। हालांकि उस वक्त दोस्तों इंडिया की कई रियासतों ने भारत के विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद जैसी रियासतों ने ऐसा करने से मना कर दिया। जूनागढ़ ने जहां पाकिस्तान के साथ मिलने का दावा किया तो वहीं हैदराबाद ने कहा कि वो आजाद रहना चाहता है। इन सभी के बीच भोपाल के नवाब को भी फैसला लेना था। हमीदुल्ला खान जिन्ना की सोच को मानते थे। उनका कहना था कि मुसलमानों का एक देश होना चाहिए। इसलिए पहले तो नवाब की इच्छा हुई पाकिस्तान में मिलने के लिए। इसके लिए उन्होंने माउंटबेटन को एक लेटर भी लिखा। इस लेटर में दोस्तों लिखा हुआ था कि वो कांग्रेस के रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और पाकिस्तान के कट्टर समर्थक हैं। लेकिन इस चिट्ठी का जवाब माउंटबेटन ने कुछ ऐसे दिया कि मजबूरी में भोपाल को भारत में मिलना पड़ा। उन्होंने इस लेटर में लिखा, नो रूलर कुड रन अवे फ्रॉम द डोमिनियन क्लोजेस्ट टू हिम। इसका मतलब था कि देश की आजादी के बाद आप अपने पड़ोसी देश से नहीं भाग सकते, यानी कि आप अपने से बहुत दूर वाले देश का हिस्सा नहीं बन सकते। इस तरह दोस्तों नवाब को समझ आ गया कि भोपाल को वो पाकिस्तान में तो नहीं मिला सकते। इसके साथ ही वो ये भी देख रहे थे कि उनके आसपास की रियासतें भी भारत में मिलने को तैयार हो गई थी। ऐसे में वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बने रह पाएंगे। इसलिए नवाब के सामने अब मजबूरी थी, अब उनको साइन करना ही था। अब दोस्तों ऐसे में भोपाल के नवाब ने एक चालाकी की। उन्होंने लेटर पर साइन करने के लिए माउंटबेटन से 10 दिन का वक्त मांगा। जब पटेल को माउंटबेटन ने यह बात बताई तो पटेल इसके लिए राजी नहीं हुए, लेकिन बीच का रास्ता निकालते हुए माउंटबेटन ने नवाब से 14 अगस्त के दिन साइन करने को कहा और कहा कि बाकी के दस्तावेजों पर साइन करने के लिए वो आगे टाइम ले ले। अब दोस्तों नवाब ने मजबूरी में साइन तो कर दिया, लेकिन उनके मन में अलग खिचड़ी पक रही थी। वो अभी इस जुगत में लगे हुए थे कि भोपाल आजाद हो जाए। 26 अगस्त 1947 के दिन इसीलिए भोपाल ने ऐलान तो कर दिया कि वो भारत में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों करीब 2 साल तक भोपाल में भारत का तिरंगा फहराने नहीं दिया गया। इस दौरान नवाब ने भारत से छुटकारा पाने के लिए एक एक करके चाल चलनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने काम यह किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा भोपाल में जो भी खजाना रखा हुआ था उसे कराची में शिफ्ट करा दिया। उनकी इस हरकत से बैंक ऑफ बड़ौदा दिवालिया होने की कगार पर आ गया। फिर उसके बाद हमीदुल्ला ने अपने मंत्रियों की एक कैबिनेट बनाई और इस कैबिनेट में तय किया गया कि भोपाल का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और साथ ही साथ अपना एक अलग झंडा भी होगा, यानी भोपाल के पास तिरंगे से अलग झंडा होगा। दोस्तों जब ये सब चल रहा था
तब भोपाल की जनता इससे अनजान थी कि वो क्या कर रहा है। उन्हें तो लगा था कि वो आजाद हो गए हैं और भारत उनका अपना देश है, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि नवाब कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। जल्दी ही दोस्तों नवाब के मंसूबों के बारे में लोगों को पता चल गया, क्योंकि नवाब की पुलिस और अधिकारियों ने भारत के समर्थन वाले कामों पर रोक लगा रखी थी। दोस्तों मेन दिक्कत नवाब के साथ ये थी कि भोपाल के नवाब भले ही मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ की जनता थी हिंदू बहुल। इसलिए नवाब के अलग रहने की इच्छा जब सामने आई तो दिसंबर 1948 में भोपाल में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हो गया। इस वक्त नवाब हज के लिए गए हुए थे। ऐसे मौके पर शंकर दयाल शर्मा, भाई रतन कुमार गुप्ता जैसे नेताओं के नेतृत्व में भोपाल के विलय के लिए विलीनीकरण आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में जहां भी नवाब के झंडे दिखते थे, जनता उन झंडों को उखाड़ना शुरू कर देती थी और तिरंगा लगा देती थी। अब जैसे जैसे आंदोलन ने जोर पकड़ा, वैसे वैसे ही नवाबी जो व्यवस्था थी उसने इसे कुचलने की कोशिश भी की। इसमें कुछ आंदोलनकारी शहीद हो गए और शर्मा जैसे कुछ नेताओं को कई महीनों के लिए जेल में रहना पड़ा। इस बीच दोस्तों 6 जनवरी 1949 को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी पिक्चर को बदल के रख दिया। हुआ ये कि 6 जनवरी के दिन भोपाल रियासत के ही एक छोटे से शहर बरेली में लोगों और आंदोलनकारियों की एक सभा बुलाई गई। इस सभा में करीब 5000 लोग इकट्ठा हुए, लेकिन ठीक शाम के 3 बजे नवाब की पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस बीच भोपाल सेंट्रल जेल में लोगों को ठूंस कर बच्चे, बूढ़े, महिलाओं और बच्चों तक को पीटा गया। इस बेरहम कार्रवाई को देखकर कुछ जोशीले नौजवानों ने तय किया कि 14 जनवरी 1949 को वो तिरंगा फहराकर भोपाल को आजाद करेंगे और भारत में शामिल करा देंगे। फिर 9 दिन बाद दोस्तों भोपाल के बोरास घाट पर 25,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। ये लोग तिरंगा लगाने आए थे। जैसे ही लोगों ने तिरंगे को लेकर बढ़ना शुरू किया, नवाब की पुलिस ने इन लोगों पर गोली चलानी शुरू कर दी। इस कांड में 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें 16 साल का छोटे लाल नाम का एक लड़का भी शामिल था। यह मकर संक्रांति का दिन था, जो कि आजादी की चाह रखने वाले लोगों के खून से सन गया था। जब इस बात का पता सरदार वल्लभ भाई पटेल को चला तो उन्होंने तुरंत वीपी मेनन को भोपाल भेजा। इधर नवाब भी जान गए थे कि पटेल को इनकार करने का मतलब है मिलिट्री एक्शन। हैदराबाद का अंजाम वो देख ही चुके थे। ऑपरेशन पोलो उन्हें समझ आता था, इसलिए कई सारी शर्तों के साथ आखिर में नवाब भारत में मिलने को तैयार हो गया। इन शर्तों में से एक शर्त थी 11 लाख रुपए का सालाना प्रीवी पर्स। इसके साथ ही रॉयल पैलेस पर फ्री बिजली, टेलीफोन और पानी, और साथ ही नवाब को कभी भी किसी भी तरह का टैक्स ना देना पड़े। आखिर में सारी शर्तें मानने के बाद भोपाल फाइनली 1949 में भारत का हिस्सा हो गया। तो दोस्तों ये थी कहानी भोपाल के भारत में मिलने की। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।